बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं तो वो है हमारे साथ गॉइट, जो कि हमारे साथ डिजीज़ नंबर 10 है और स्केलेटल मस्कुलर डिसऑर्डर्स में यानी ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। गाउट किस चीज़ को कहते हैं और गाउट की एटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स, सब कुछ इस डिजीज़ में इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो गाउट किस चीज़ को कहते हैं? जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मकदार अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं, उस दौरान हमारे बॉडी में एक गाउट सा बनता है और उस गाउट को हम कहते हैं कि गाउट हो गया है। ठीक है, और ये गाउट जो है ना, ये ज़्यादातर आर्थराइटिस में हो जाता है या ये जॉइंट्स में, ये जो हमारे साथ साइनोवियल जॉइंट्स है वहाँ पे ज़्यादातर बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जब यूरिक एसिड की नॉर्मल लेवल जो कि हमारे साथ कितने से है, 250 से लेकर 750 तक है, अगर 750 से अबव हो गया यूरिक एसिड की लेवल तो उस दौरान हमारे बॉडी में एक गाउट सा बन जाता है और ये हमारे साथ एक डिजीज़ है जो कि किस चीज़ की डिजीज़ है, आर्थराइटिस भी है और जॉइंट्स की डिजीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि गाउट इज आर्थराइटिस। गाउट क्या है? ये हमारे साथ एक आर्थराइटिस है यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट है। ठीक है, विच इज़ कास्ड बाय हाई सीरम लेवल। जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा हो जाए तो उस दौरान उस वजह से कास्ट हो जाती है गाउट। यूरिक एसिड क्रिस्टल प्रेसिपिटेट फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड एंड सेटल इन जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। बताया गया है कि हमारे बॉडी में जितनी भी यूरिक एसिड लेवल है, जितने भी फ्लूइड है, वो कहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, कहाँ पे बैठ जाते हैं, जॉइंट्स में एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ में। ठीक है, तो जब ये सारे यूरिक एसिड का लेवल या फ्लूइड वगैरह बॉडी से ये जॉइंट्स में चले जाते हैं तो ऑफकोर्स के जब गॉइट बनेगी तो यूरिक एसिड से बनेगी और यूरिक एसिड जो है ना वो जॉइंट्स में है या कनेक्टिव टिश्यूज़ में है तो कनेक्टिव टिश्यू या जॉइंट में ही गॉइट बनेगी। ठीक है, इसके अब काजेस क्या है? द बैक टॉय इज़ द मोस्ट कॉमन साइट। जो बैक टॉय है ना, हमारे पाँव की जो बैक टॉय होती है तो वो सबसे मोस्ट कॉमन साइट है, वहाँ पे ज़्यादातर क्या हो जाती है, जो गॉइट है वो बन जाती है। इंसिडेंट्स इन हाई इन मेन और इंसिडेंटली हमारे साथ बात ये है कि ये ज़्यादातर मैन में कॉमन होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि इसके लिए कॉमन साइड जो है ना वो बैक टॉय है और दूसरा ये कि ये मिडिल एज की जो मैन होते हैं उसमें ज़्यादातर गाउट बन जाता है। ठीक है, और गाउट किस वजह से बन जाता है? जब यूरिक एसिड की नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो उस वजह से फिर गाउट बन जाता है। ड्यू टू जेनेटिक इंक्रीज प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड हाई प्रोटीन डाइट। और क्या हो जाता है, जब हमारी बॉडी में जेनेटिकली प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो या हम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो उसकी वजह से भी ये बन सकता है। ठीक है, तो इसकी काजेस क्या क्या हो सकते हैं? एक तो यूरिक एसिड की लेवल जब ज़्यादा हो जाए, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जब ज़्यादा हो जाए या प्रोटीन डाइट जब ज़्यादा इंटेक हो हमारी बॉडी में तो उस दौरान हमारे साथ गॉइट बन जाता है। ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी बन जाता है एंड डायूरेटिक थेरापी, वो थेरापी जो कि डायूरेटिक हो, जो कि आप लोग जानते हैं, हमने जो 3rd सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी में डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ डायूरेटिक। ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो गॉइट है वो बन जाता है। अच्छा, इसकी कुछ और काजेस है जिसके बारे में मैं बताऊँगी जो कि स्लाइड में मौजूद नहीं है वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो वो क्या हो सकते हैं? ओवर यूज़ ऑफ प्यूरिन डाइट, वही बात है। ठीक है, दूसरा ये कि हमारे साथ रेनल फेलियर की वजह से भी हो सकती है। जब किसी का किडनी फेल हो जाए तो उस दौरान हमारी बॉडी से यूरिक एसिड की लेवल जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं और बॉडी से नहीं निकलते, तो उस दौरान भी क्या हो सकती है, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या जो ऑक्सीजन वगैरह है, जो हाइड्रोजन है, वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं और ये सब क्या है, ये सब हमारे साथ यूरिक एसिड में आते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड की फार्मूला जो है ना वो क्या है, C5H4N4O3 है। ठीक है, तो ये सब जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, इसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो क्या बन जाती है, गाउट बन जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, दूसरा है कि जेनेटिकली भी हो सकती है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मेटाबॉलिक की वजह से भी हो सकती है, यानी प्यूरिन मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, एंड जेनेटिकली भी ये हो सकती है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी हम पूछते हैं, अगर उधर किसी का हो तो इसको ट्रांसफ़र हो सकती है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको हम गाउट कहते हैं, इसी तरह से दिखाई देता है। यानी ये जो जॉइंट है ये बिल्कुल इसमें जो यूरिक एसिड का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है और इस तरह से स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन आ जाती है इस जगह पे, और इस तरह से स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि गाउट हो गया है। साइन एंड सिम्टम की तरफ आते हैं, तो इसकी साइन एंड सिम्टम क्या हो सकती है। अच्छा, साइन एंड सिम्टम से पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ दी गाउट, तो गाउट के 2 टाइप्स है। एक ये कि हमारी बॉडी में जब खुद ही, यानी हमारी बॉडी में खुद ही ओवर प्रोडक्शन ऑफ दी यूरिक एसिड हो रही है और वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से गाउट बन गया है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी काज। ठीक है, ये हमारे साथ प्राइमरी टाइप है। सेकेंडरी टाइप वो होता है जब हम किसी मेडिकेशन को लेते हैं और किसी मेडिकेशन की वजह से हमारे बॉडी में उसकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, उसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से हमारे बॉडी में क्या हो जाती है, जो लेवल ऑफ यूरिक एसिड है वो ज़्यादा हो गया है, इंक्रीज हो गया है और उसकी वजह से फिर गाउट बन गया है, तो ये हमारे साथ सेकेंडरी गाउट हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि प्राइमरी गाउट जो है ना, ये ओवर प्रोडक्शन हमारे बॉडी में ही यूरिक एसिड की हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो गई है, गाउट बन गया है, तो इसको हम प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी किसी मेडिकेशन, किसी चीज़ की यूज़ होने की वजह से जब हमारे बॉडी में क्या इंक्रीज हो जाए, जो यूरिक एसिड लेवल है वो इंक्रीज हो जाए, जिसको हम यूरिसीमिया भी कह सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी गाउट। और दूसरा ये याद रखना है कि जहाँ पे भी गाउट की बात आ जाए तो ये कहाँ पे होगा, कनेक्टिव टिश्यूज़ में हो सकता है या आर्टिकुलेटरी जॉइंट्स हो गए उसमें हो सकता है या साइनोवियल जॉइंट्स में हो सकता है। जब इन तीनों में जहाँ पे भी डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड हो जाए तो उसको हम कहते हैं गाउट। साइन एंड सिम्टम की तरफ अब आते हैं, तो साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ 3 मेन साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। 3 मेन जो है ना, एक में हमारे साथ है गाउट आर्थराइटिस हो सकती है, ठीक है, टूफी हो सकती है। टूफी में क्या आ सकती है, यानी जो रेस्ट जॉइंट है या एयर लॉब है या नोज है या टॉय, उसमें क्या हो सकती है, गाउट बन सकता है। ठीक है, उधर पे उधर पे एक रेडनेस, स्वेलिंग एंड जो पेन वगैरह है वो महसूस हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम गाउट कहते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट जो है ना वो हमारे साथ है यूरिक एसिड कैल्कुलाई। अगर यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा हो गई है, यानी किडनी फेलियर हो गई है, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी हमारे साथ जो टॉय हो गए या नोज या एयर या जो टॉय है या जो रेस्ट है वो उसमें रेस्ट है, तो उसमें क्या हो सकती है, जो गाउट है वो बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि जब यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा हो जाए तो हम टेस्ट करेंगे कि यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा हो गए है, तो इसका मतलब ये है कि गाउट हो सकता है। टाइट रेडनेड स्किन ओवर एंड इन्फ्लेम्ड जॉइंट, अगर हमारी स्किन जो है ना वो टाइट हो गई है, रेडेंट हो गई है, यानी इन्फ्लेमेशन वाली जॉइंट बन गई है, इन्फ्लेमेशन आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि गाउट हो सकती है। ठीक है, जब स्वेलिंग हो जाए किसी जॉइंट की तो उसको हम कहते हैं कि इडीमा आ गई है, तो इडीमा भी हो सकती है। एलिवेटेड टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आ गया है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से वो जगह वार्म हो सकती है। ठीक है, एक्सट्रीम पेन, ज़्यादा पेन हो सकती है उस जॉइंट में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन आ सकती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है जो कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है कि अगर हमारे साथ गाउट हो गया तो गाउट की जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगी या लो होगी। ठीक है, उसमें यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा होगी या कम होगी, तो इस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, ये आप लोगों ने फिर रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट हमारे साथ है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, यानी हिस्ट्री लेंगे ताकि हमें पता चले कि किसी पेशेंट का जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें तो गाउट वगैरह नहीं है। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चल सकता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे। दूसरा हमारे साथ ये क्या है, ये मेडिकल डायग्नोसिस है। ठीक है, ये नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं है, मेडिकल डायग्नोसिस है। दूसरा फिर हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी पल्पेशन, अस्कल्टेशन, ये सब हम करेंगे। ठीक है, वही बातें हैं। तो उसके ज़रिए से हम अगर पल्पेशन, अस्कल्टेशन या ये सारा करेंगे तो जो 5 स्टेप्स है, तो उसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि इस जगह पे स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, रेडनेस भी आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो फिर हम टेस्ट करते हैं यूरिक एसिड टेस्ट। अगर यूरिक एसिड टेस्ट भी ज़्यादा आ गया, वो एलिवेट हो गया था, यानी जो नॉर्मल लेवल है 250 to 750, ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा आ गया था, यानी 750 से ज़्यादा था, तो तब हम कह सकते हैं कि गाउट हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद हम एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं एंड जो जॉइंट फ्लूइड टेस्ट है वो कर सकते हैं। अगर फ्लूइड का लेवल जो है ना वो इन्फ्लेम्ड हो गया है तो इसका मतलब ये है कि गाउट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? ट्रीटमेंट को हम जो ट्रीटमेंट है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे साथ है नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है, दूसरा एक्यूट एंड तीसरा क्रॉनिक। अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल हम ट्रीटमेंट करें तो क्या करेंगे, उस पेशेंट से कहेंगे कि लो जो प्यूरिन डाइट है वो ले लें, ठीक है, यानी जो यूरिक एसिड का लेवल है वो कम करें। दूसरा ये कि वेट में रिडक्शन लाए, अपना वेट कम करें एंड जो कंफर्टेबल डिवाइसेस है वो यूज़ करें, यानी जिस पोजीशन में आपकी पाँव कंफर्टेबल होता है, जहाँ पे गोइट है वो कंफर्टेबल हो, तो वही पोजीशन यूज़ करें, वही डिवाइसेस यूज़ करें, ठीक है। अब हमारे साथ अगर एक्यूटली क्या आ गई है, गाउट बन गया है, तो एक्यूट कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? एक्यूट कंडीशन में हम एक तो जो हमारे साथ एंडोमेथसिन है, एंडोमेथसिन जो 30 to 40 mg दे सकते हैं और ये बेडी में देंगे, ठीक है। ये हमारे साथ एक मेडिसिन है जो कि क्या है, एंडोमेथसिन, तो ये हम दे सकते हैं 30 to 40 mg और ये हम बीडी में देंगे। दूसरा हमारे साथ है ब्रिडेनोसाइटोन। ब्रिडेनोसाइटोन जो है ना ये भी बीडी में हम देते हैं, ठीक है, एंड डाइक्लोफेनिक हम दे सकते हैं एंड ब्रोफेन दे सकते हैं, ठीक है। ये सारे पेन किलर्स हैं और इन्फ्लेमेशन को दूर कर देते हैं। तो ये आप लोग को याद कर सकते हैं कि ब्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, ब्रिडेनोसाइटोन एंड एंडोमेथसिन ये हमारे साथ ऐसे मेडिसिन है जो कि ड्यूरिंग एक्यूट गाउट बन गया है तो उस दौरान हम दे सकते हैं, यानी सडनली गाउट बन गया है। अगर हमारे साथ गाउट जो है ना वो क्रोनिक कंडीशन में है, यानी बहुत टाइम हो गया है और गाउट का मसला हो रहा है, तो उस दौरान हम एक ड्रग दे सकते हैं जिसको हम कहते हैं एलोफ्यूरिनोल। एलोफ्यूरिनोल जो है ना ये हम 100 mg दे सकते हैं, कभी हम बेडी में देते हैं, कभी हम TRS में देते हैं, यानी 3 टाइम अ डे देते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन ये डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ डिजीज़ पे। अगर डिजीज़ ज़्यादा है, डिसऑर्डर ज़्यादा है, गोइट जो है ना वो ज़्यादा है और पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है तो फिर हम 3 डे में देते हैं, यानी जो 3 टाइम अ डे है वो दे सकते हैं। अगर कंडीशन जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है तो फिर हम 2 टाइम देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि अगर क्रोनिक कंडीशन है तो उसमें हम एक ड्रग दे सकते हैं जिसका नाम क्या है, एलोफ्यूरिनोल्स, ठीक है, एलोफ्यूरिनोल्स, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है, आई थिंक हाँ लिखा गया है, ठीक है। तो अब स्लाइड की तरफ आते हैं। स्लाइड में लिखा गया है कि एनसेड दे सकते हैं, ठीक है, 2 to 5 डेज। 2 to 5 डेज के लिए पेन किलर्स के लिए, यानी एज अ पेन किलर या पेन को रिलीव करने के लिए हम एनसेड देंगे जो कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉलकिसिन्स दे सकते हैं। कॉलकिसिन जो है ना ये हमारे साथ ओरली हम देते हैं, ओरली गिवन करते हैं और ये हम तब देते हैं अगर 24 to 48 आवर्स में हमारे साथ ड्रामेटिकली पेन आता है, यानी बार बार पेन आता है और सीवियर पेन आता है, ठीक है। तो उस दौरान हम कॉलकिसिन्स यूज़ कर सकते हैं और ये हम देते हैं। ओरल प्रेडिसोन भी दे सकते हैं, ये भी हमारे साथ एक पेन किलर्स है, ठीक है। और अगर जॉइंट में मसला है और जॉइंट में जिस जॉइंट में हो गया है ये गॉइट बन गया है, ठीक है, तो उस दौरान हम एक इंजेक्शन लगा सकते हैं जिसको हम कॉर्टिसोन इंजेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है एलोफ्यूरिनोल। एलोफ्यूरिनोल जो है ना ये इसको हम ज़ाइलोफ्रीन भी कह सकते हैं, इसका एक ब्रांड नेम है ज़ाइलोफ्रीन। और दूसरा हमारे साथ ड्रग है वो है प्रोबेनिसाइड। प्रोबेनिसाइड जो है ना इसका जो ब्रांड नेम है वो है बिनिमेड। तो ये ड्रग्स भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ड्यूरिंग गॉइट, ये भी पेन किलर भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। एंड जो लास्ट ड्रग है उसको हम एलोरेक कह सकते हैं, यानी फिबोजोस्टेस्ट भी दे सकते हैं जिसका ब्रांड नेम है एलोरेक, ठीक है। उसका जो ड्रग प्रेजेंट है वो है एलोरेक, तो ये भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ड्यूरिंग गॉइट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट से पहले अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस को डिस्कस करें तो बहुत अच्छा होगा। तो थोड़ी आप लोगों को नॉलेज इंक्रीज करने के लिए हम नर्सिंग डायग्नोसिस को डिस्कस करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होगी कि एक्यूट पेन होगी, और ये एक्यूट पेन क्यों होगी, डिजीज कंडीशन की वजह से एक्यूट पेन हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। दूसरा हमारे साथ स्टोन बन सकती है, और स्टोन जो है ना वो क्यों होगी, क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो गया है, ठीक है। यानी स्टोन जो है ना स्टोन फॉर्मेशन
कंडीशन हो सकती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ यूरिक एसिड। रिस्क फॉर फ्रैक्चर क्यों हो सकती है? ड्यू टू डिजीज कंडीशन की वजह से हमारे साथ रिस्क फैक्टर्स हो सकते, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। एंड लास्ट वन ये हो सकता है कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो सकती है ड्यू टू डिजीज कंडीशन, ठीक है। डिजीज की वजह से या पेन की वजह से हमारे साथ एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो सकती है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में लिखा गया है कि टीच द पेशेंट अबाउट गाउट मेडिकेशन। क्या करेंगे? पेशेंट को सिखाएंगे कि इस जो मेडिकेशन तुम ले रहे हो या ले रहे हो, ठीक है, जो कि गाउट के लिए है, तो इसकी साइड इफेक्ट्स क्या हो सकती है, ये कितने डोजेज में आप ले सकते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट इंक्लूड वेट कंट्रोल। डाइटरी मैनेजमेंट में हमारे साथ क्या है, ताकि आपका वेट जो है ना वो कंट्रोल हो जाए, तो आपने अपने डाइट को भी कंट्रोल करना है, यानी हाई प्रोटीन जो हाई प्यूरिन फूड्स है उसके रिस्ट्रिक्शन करना है, उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। और ये क्यों ख़त्म करना है? क्योंकि यूरिक एसिड को कम करना है, ठीक है। और दूसरा ये कि अपने वेट को भी कम करना है ताकि आपका गाउट ठीक हो जाए। अल्कोहल शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। अल्कोहल को बिल्कुल ख़त्म करना है। टीच द पेशेंट दैट अ फ्लूइड इनटेक। और पेशेंट को सिखाना है कि पर डे अपने 2000 से लेकर 3000 ml पर डे अपने क्या लेना है, फ्लूइड इनटेक करना है, चाहे वो जूस फॉर्म में हो, चाहे वो वाटरी फॉर्म में हो, ठीक है। किसी भी फॉर्म में ड्यूरिंग फूड भी आप वाटर पी सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2000 से लेकर 3000 ml तक वाटर पीने हैं। अगर एक पेशेंट है और वो एलोप्यूरिनोल ले रहा है, यानी उसकी इनटेक कर रहा है ड्यूरिंग गाउट, तो उसको चाहिए कि वो लीवर फंक्शन टेस्ट करे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो बार बार लीवर फंक्शन टेस्ट करे ताकि उसे पता चले कि उसकी लीवर पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ सकता है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं काज हो गया है, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो गाउट है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑस्टियोपोरोसिस को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमारा जो डिजीज़ नंबर 10 है वो कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट हमारे साथ इस चैप्टर में 5 डिजीज रह गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।